Hello everyone, we will continue with the topic banking only. So in banking आज हम पढ़ेंगे बेसल नॉर्म्स. बेसल नॉर्म्स क्या है कि ये एक रेगुलेटरी नॉर्म्स है इन बैंकिंग. एज वी नो दैट कि जो लेंडिंग होती है दिस लेंडिंग इन्वॉल्व सेवरल रिस्क. तो रिस्क में क्या हो जाएगा, सबसे पहला आएगा हमारा क्रेडिट रिस्क, देन मार्केट रिस्क, देन ऑपरेशनल रिस्क. फर्स्ट क्रेडिट रिस्क. क्रेडिट रिस्क में क्या होता है कि जो कस्टमर है बैंक ने लोन दिया किसी पर्सन ए को एंड दैट पर्सन ए इज ही इज़ नॉट आइदर नॉट विलिंग हो या केपेबल नहीं है, इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस ऑफ द कस्टमर टू मीट द कमिटमेंट अबाउट द लेंडिंग, ट्रेडिंग, सेटलमेंट और एनी अदर फाइनेंशियल ट्रांसफ़र. इसको कहते हैं क्रेडिट रिस्क, इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस. देन सेकेंड है मार्केट रिस्क. मार्केट रिस्क में क्या है कि दिस इंक्लूड्स द रिस्क फ्रॉम एडवर्स चेंजेस, किसी तरह का बदलाव, चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट, चेंज इन इंटरेस्ट रेट, देन एक्सचेंज रेट, चेंज इन प्राइस ऑफ द स्टॉक और चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी. ये सब किसको दिखाता है, मार्केट रिस्क को. मार्केट रिस्क किसी भी तरह का हो सकता है, या इंटरेस्ट रेट में किसी तरह का चेंजेस, देन एक्सचेंज रेट चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द स्टॉक और चेंज इन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, ये आ गया मार्केट रिस्क. देन ऑपरेशनल रिस्क में दिस रिस्क दैट अराइजेस फ्रॉम द ह्यूमन, या ह्यूमन और टेक्निकल एरर. ह्यूमन जैसे करप्शन हो गया, ओके, एंड ह्यूमन एंड टेक्निकल एरर, इट इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन in internal control and corporate governance. So तीन तरह के रिस्क हो गए. क्रेडिट रिस्क, फर्स्ट इज क्रेडिट रिस्क, इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस ऑफ द कस्टमर टू पे. देन मार्केट रिस्क इंटरेस्ट रेट के चेंज में, देन एक्सचेंज रेट के चेंजेस के कारण हो सकता है. देन थर्ड वन इज ऑपरेशनल रिस्क. ये कैसे होगा, ह्यूमन और टेक्निकल एरर के कारण से. ओके, तो ये तीन तरह के रिस्क हैं जिसको टैकल करने के लिए ये बेसल नॉर्म्स आए हैं. बेसल नॉर्म्स आर प्रूडेंशियल और रेगुलेटरी नॉर्म्स इन बैंकिंग. ये बेसल नॉर्म्स ग्लोबल रेगुलेटरी नॉर्म्स है फॉर सेफ्टी ऑफ द बैंक्स. सबसे पहला बेसल नॉर्म जो है वो आया था 1988 में, बेसल वन इन 1988, बेसल 2 इन 2006, देन बेसल 3 ये 2008 में आया था. ओके, आफ्टर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2008 बेसल 3 आया. ओके, सबसे फर्स्ट आता है बेसल 1 इन 1988. इन this was proposed in year 1988, which introduced the concept of capital adequacy ratio to cover the credit risk faced by the bank. अब ये credit adequacy ratio क्या है, तो so this credit adequacy ratio is a capital to risk weighted ratio where the capital, ये कैपिटल क्या क्या दो टाइप्स कैपिटल होंगे, टायर 1 कैपिटल एंड टायर 2 कैपिटल. टायर 1 कैपिटल ये आपका प्राइमरी फंडिंग सोर्स है, प्राइमरी फंडिंग सोर्स ऑफ द बैंक. दिस इज यूज, टायर 1 कैपिटल इज यूज टू कवर एनी लॉसेस एंड फॉर्म्स द बेसिक ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ. ये क्या क्या इंक्लूड करता है, पेड अप कैपिटल, then statutory banks and other capital reserves kept with the bank. Now the tier 2 capital, ये supplementary capital है. तो टायर 1 कैपिटल प्राइमरी फंडिंग हो गया, ये पेड अप कैपिटल है. देन टायर 2 कैपिटल इज अ सप्लीमेंट्री कैपिटल. टायर 2 कैपिटल इज less reliable than टायर 1, as जो टायर 2 कैपिटल है this is difficult to calculate and even more difficult to liquidate. Difficult to calculate and liquidate. So टायर 1 कैपिटल is more reliable than टायर 2 कैपिटल. क्यों? Because टायर 2 कैपिटल is difficult to calculate and even more difficult to liquidate.
टायर 1 कैपिटल फर्दर दो टाइप्स के हैं. फर्स्ट इज कॉमन इक्विटी टायर 1 एंड एडिशनल टायर 1. टायर 1 और टायर 2 कैपिटल में इन दोनों में ज्यादा सेफ कौन सा है? टायर 1 कैपिटल. एंड इन टायर 1 ऑल्सो, टायर 1 में भी दो टाइप्स के हैं, कॉमन इक्विटी टायर एंड एडिशनल. इन दोनों में से ज्यादा सेफ है कॉमन इक्विटी टायर 1. टायर 1 और टायर 2 में कौन ज्यादा सेफ है और फिर ज्यादा रिलायबल है? तो टायर 1. और टायर 1 के जो दो टाइप्स है कॉमन इक्विटी एंड एडिशनल, इन दोनों में से कौन ज्यादा सेफ है? तो कॉमन इक्विटी. रिस्क वेटेड एसेट. रिस्क वेटेड एसेट क्या है? जैसे तीन कंपनी है, ए, बी एंड सी. तीनों कंपनी को एक बैंक लोन दे रही है. फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ लोन दे रही है कंपनी ए को, कंपनी बी को, कंपनी सी को. तो जिस कंपनी को लोन देने में सबसे ज्यादा रिस्क होगा उसको उतना ज्यादा रिस्क वेट असाइन किया जाएगा बिटवीन 0 to 1. जैसे कंपनी सी को अगर सबसे ज्यादा रिस्क है तो उसको हम लोग ज्यादा रिस्क वेट असाइन करेंगे. अगर बी को उससे कम तो उससे कम. अगर सी में सबसे ज्यादा रिस्क है तो 0.8, लेट्स टेक एग्जांपल 0.8 इसको असाइन किया. देन बी में उससे कम रिस्क है तो इसको 0.5 असाइन किया. देन ए में उससे भी कम रिस्क है तो इसको असाइन कर रहे हैं 0.2. तो ऐसे रिस्क वेटेड एसेट रिस्क वेट असाइन किया जाएगा कंपनीज को एज जिसमें जितना ज्यादा रिस्क होगा उसको उतना ज्यादा रिस्क वेट असाइन किया जाएगा. तो ये था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो, जिसमें कि कैपिटल कितने तरह के हैं? दो तरह के, टायर 1 कैपिटल एंड टायर 2 कैपिटल. टायर 1 कैपिटल इज मोर रिलायबल देन टायर 2. व्हाई? बिकॉज टायर 2 इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एंड इवन मोर डिफिकल्ट टू लिक्विडेट. एंड टायर 1 के दो और टाइप्स हैं, कॉमन इक्विटी एंड एडिशनल. कॉमन इक्विटी एंड एडिशनल में भी कौन ज्यादा सेफ है? तो कॉमन इक्विटी. बेसल 1 ने रिकमेंडेड द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 8%. तो बेसल 1 का अमेंडमेंट हुआ और बेसल 2 आया 2006 में. इन 2002 प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आया. ये क्या है? इट इज अ फ्रेमवर्क अंडर विच बैंक्स विथ जिसका वीक फाइनेंशियल metrics है are put under watch by the RBI and are mandated to take action. The objective of this framework is to enable a supervisory intervention at the appropriate time and implement a remedial measure to restore a financial health of the bank. और इसका क्या काम है? To restore a financial health of a bank. RBI uses a 3 trigger indication for this framework. पहला क्या है? Capital. Second is asset quality. And third one is leverage. RBI uses 3 trigger indicators for this framework. Prompt corrective action के लिए कौन कौन से इंडिकेटर है? फर्स्ट वन इज कैपिटल, सेकंड एसेट क्वालिटी, थर्ड leverage. And this prompt corrective action, this is not applied to a regional rural bank and small finance bank and a payment banks. किस पे अप्लाई नहीं होता है? तो रीजनल रूरल बैंक, देन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स पे अप्लाई नहीं होता है. नाउ द बेसल 3, ये 2006 में आया. इसके ये 3 पिलर्स पे बेस्ड है. सबसे पहला तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड टू कवर अ क्रेडिट मार्केट एंड ऑपरेशन रिस्क. क्रेडिट मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशन रिस्क. मिनिमम कैपिटल required to cover a credit risk, market risk, and operation risk. Second is supervisory framework.
Supervisory framework, this includes the assessment of the risk and the capital adequacy of the individual banks. उसके बाद आता है market disclosure, transparency and market discipline. This involves increasing the disclosure of the capital requirement as well as the method of risk assessment. मतलब transparency and market discipline. बेसल वन में इससे क्या मिला हम लोग को? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. कैपिटल कितने टाइप्स के होते हैं? तो दो टाइप्स के, टायर 1 कैपिटल, टायर 2 कैपिटल. अब नेक्स्ट ये कब आया था? फर्स्ट बेसल 1 और 1988 में. सेकंड बेसल 2 2006 में. इसके 3 पिलर्स हैं, कैपिटल, सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क एंड थर्ड इज मार्केट डिस्क्लोजर. नाउ बेसल 3. बेसल 3 is introduced after global financial crisis of 2008. Basel III के दो प्रिंसिपल हैं. फर्स्ट इज to strengthen the global capital and liquidity, and second is to improve the banking sector ability to absorb shocks from financial and economic. तो सबसे पहले तो इसमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आता है, उसको मेंटेन करना है. इसको हमने बेसल 1 में ही पढ़ लिया था. सेकंड आता है कैपिटल कंजर्वेशन बफर. दिस capital conservation buffer is designed to ensure that the banks build a capital buffer in normal times, which is used during a stress period. This is designed to ensure that banks जो है build up a capital buffers in normal times, जो कि use होगा during a stress period. This capital conservation buffer of 2.5% of risk-weighted asset was to be maintained in common equity टायर 1 कैपिटल. हमने टायर 1 में देखा था कि टायर 1 दो टाइप्स के होते हैं, कॉमन इक्विटी टायर 1 एंड एडिशनल टायर. तो जो ये कैपिटल कंजर्वेशन बफर मेंटेन करना है वो किस में हम लोग मेंटेन करेंगे? कॉमन इक्विटी टायर 1 में. ये ज्यादा सेफ होता है टायर 1 का दूसरा टाइप से. So this is to ensure that the banks build up a capital buffers in normal times, जो कि यूज होगा during stress period. और कितना? तो capital conservation buffer of 2.5% of risk-weighted assets was to be maintained in common equity tier 1 capital. Second है to strengthen the capital, global capital. Second आता है counter cyclical capital. This counter cyclical capital ranges from 0 to 2.5% of risk weighted assets to be operationalized only in a period जब बहुत ज्यादा excess growth होगा, excess credit growth के टाइम में. काउंटर साइक्लिक कैपिटल कितना से कितना तक? 0 से 2.5% तक of risk weighted asset to be operationalized only in the period of excess credit growth. Next is leverage ratio. This leverage ratio is to protect the banks from excessive on and off balance sheet leverage. The non-risk based leverage ratio was proposed in form of tier 1 capital, that is it should be 3% of the total asset. तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में रखेंगे कितना? 8%. उसके बाद कैपिटल कंजर्वेशन बफर में भी रखा जाएगा 2.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट. और ये किस में रखेंगे? टायर 1 में. और टायर 1 में भी तो किस में? तो कॉमन इक्विटी टायर 1 में, टायर 1 कैपिटल में रखेंगे. कार हो गया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 8%, कैपिटल कंजर्वेशन बफर 2.5%, देन काउंटर साइक्लिकल कंजर्वेशन बफर. काउंटर साइक्लिकल क्या होता है? बूम को कम करना और रिसेशन में रिसेशन को कम करना. ये रेंज करेगा जब भी एक्सेसिव क्रेडिट फ्लो होगा बैंक में,
तब इसको करते हैं. 0 to 2.5% of risk weighted asset in case of excess credit growth. काउंटर साइक्लिकल कंजर्वेशन बफर, ये सिर्फ जब एक्सेसिव लोन्स होंगे, एक्सेसिव क्रेडिट होंगे, तब रखना है इसको. नॉर्मल टाइम्स में सिर्फ कैपिटल एडुकेसी रेशियो एंड कैपिटल कंजर्वेशन बफर. कैपिटल एडुकेसी रेशियो 8% एंड कैपिटल कंजर्वेशन बफर 2.5%. नाउ द लेवरेज रेशियो. लेवरेज रेशियो जो बैंक्स होती है बहुत डेप्ट लेती है फर्दर फाइनेंस करने के लिए, तो इसके लिए क्या आया, लेवरेज रेशियो है. लेवरेज रेशियो है capital percentage of capital have to keep aside as a percentage of a asset. कितना, तो 3% of the total asset. इसमें रिस्क वेटेड एसेट की बात नहीं हो रही है, ये एसेट की बात हो रही है. यहाँ पे कितना रखना है इसमें, that a non-risk based leverage ratio was proposed in a form of tier 1 capital, and that is it should be 3% of total assets. नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी. टू कंट्रोल फॉर लिक्विडिटी Basel III proposed a two ratios. Liquidity coverage ratio and second क्या है, net stable funding ratio. लिक्विडिटी के दो टाइप्स हैं, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एंड सेकेंड इज नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो. लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, दिस रेशियो इज बिटवीन द हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट एंड द नेट कैश फ्लोज ऑफ द बैंक. लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो इज द रेशियो बिटवीन हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स एंड द नेट कैश फ्लोज ऑफ द बैंक्स. This should be 100% liquidity coverage ratio. Next है net stable funding ratio. This ratio of stable funding available to amount of जितना required है, amount of funding required. Liquidity coverage ratio जितना भी cash flow है उसका certain part या certain ratio high quality liquid assets, जितना भी net flows है एक साल में, नेट कैश फ्लोज ऑफ द बैंक, उसका हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट होना चाहिए. यही लिक्विड कवरेज रेशियो है. इट मींस जितना भी कैश फ्लो है उसका उतना लिक्विड एसेट होना चाहिए उतना. ये रेशियो शुड बी 100%. ये कितना होना चाहिए, 100%. लिक्विड कवरेज रेशियो शुड बी 100%. इसका मतलब जितना भी एक साल का नेट कैश फ्लोज है बैंक का, उतना ये और ये इक्वल होना चाहिए, इतना सेम अमाउंट होना चाहिए हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट का. तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो ये कब, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए होगा, और ये नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो इट इज फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी. इसमें क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द स्टेबल फंडिंग अवेलेबल टू अमाउंट of funding required. So ये सारे ratios हैं जो कि Basel III इंट्रोड्यूस किया for to strengthen the global capital and liquidity. Capital adequacy ratio 8%, capital conservation buffer 2.5%, then counter cyclical conservation buffer 0 to 2.5%, leverage ratio 3%. लिक्विडिटी के कितने टाइप्स हो गए, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो एंड लिक्विडिटी कवरेज रेशियो. सो Basel I in 1988, Basel II in 2006, Basel III ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ. रिस्क जो थे, क्या क्या रिस्क होते हैं, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क. तो अभी हम पढ़ेंगे रिकवरी ऑफ लोन्स. Based on the recommendation of Narasimham I, Financial Institution Act 1993 was passed. Based on Narasimham I recommendation, Financial Institution Act 1993 was passed.
This act set up a framework of debt recovery tribunals and debt recovery appellate tribunal to streamline the recovery of debt and enforce securities from defaulters. नरसिम्हम 2 के रिकमेंडेशंस के बाद securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of Securities Act 2002 आया. Under this act, bank can take control of securities placed against the loan or manage or sell them without the intervention of court. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट से जो फ्रेमवर्क बना था उसमें वो भी एक कोर्ट की तरह का टाइप्स ही था, कोर्ट का ही टाइप्स था. बट इन केस ऑफ सरफेसी एक्ट 2002 इसमें जो भी एक्शन होंगे फॉर टू कंट्रोल ऑफ द सिक्योरिटीज प्लेस्ड अगेंस्ट द लोन्स और टू मैनेज और सेल देम, दे आर विदाउट द एनी इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट्स. इसमें कोर्ट्स का इंटरवेंशन था, बट इन केस ऑफ सरफेसी एक्ट 2002 इसमें कोई कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होगा. अब आता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. दिस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज registered under SARFAESI Act and are regulated by RBI. Registered as SARFAESI Act के अंदर and regulated by RBI. This act is a special type of financial institution. ये क्या करता है? This act buy a bad debt of the bank at a mutually agreed value and attempt to recover the debt or associated securities by itself. ARC क्या करता है? ARC buy bad debt from a bank at a mutually agreed value and this ARC attempt to recover this debt. इसके पास कहाँ से आता है कैपिटल? तो क्वालिफाइड इन्वेस्टर से कैपिटल आता है, बदले में ARC उसको सिक्योरिटी रिसीट देती है एंड वैल्यू ऑफ दिस रिसीट इज बेस्ड ऑन द बैड लोन. तो इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ कि ARC ने इसका बैड लोन्स ले लिया बैंक से, तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस बिहाइंड दिस? तो जो ARC अलाउज द बैंक टू फोकस ऑन देयर कोर फंक्शन. इसका कोर फंक्शन क्या है? लेंडिंग. टू फोकस इन इट्स कोर फंक्शन by removing the stressed asset from their books. जो ARC है, जो सी कंपनी या कुछ कॉर्पोरेट है जिसने की लोन लिया था, ये ARC हेल्प करेगी इस सी कंपनी को फॉर इन रिवाइविंग देयर बिजनेसेस. तो क्या क्या जो स्टेप्स हैं जो कि टेकन बाय द ARC टू रिवाइव द बिजनेस? ARC कैन change the मैनेजमेंट को चेंज कर सकती है, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, और कैन सेल और लीज द बिजनेस, कैन rescheduling of the debts, enforcement of the collaterals, then settlement of the dues, conservation of the debt into a equity. ये सब करके बिजनेस को रिवाइव कर सकती है ARC. बट इन सब में ARC को बहुत सारे प्रॉब्लम्स या इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं. तो व्हाट आर दीज इश्यूज? जो बैंक है वो ARC को बैड लोन्स कब देती है? बहुत टाइम होने के बाद. पहले तो बैंक चाहेगा ना कि बैंक ही रिकवर कर ले लोन को, बट बहुत टाइम होने के बाद ये बैंक जो है सो ARC को डेब्ट देती है, बैड लोन देती है. तो सबसे पहला तो प्रॉब्लम आ जाता है एजिंग ऑफ द बैड लोन्स बिफोर देयर सेल कंट्रीब्यूट्स टू पुअर रिकवरी. जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतना ये कंपनी रिकवर नहीं कर पाएगी अच्छे से. तो पहला इसको इश्यू फेस करना पड़ रहा है कि एजिंग बहुत टाइम होने के बाद बैंक देती है. सेकंड जो है वैल्यूएशन ऑफ द
वैल्यूएशन ऑफ द बैड लोन्स जो है वो हाईली सब्जेक्टिव एज देयर एग्जिस्ट अ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन asymmetry in the whole chain. Third point is the revival. इसका revival जो stressed business का revival है requires a specific skill sets which may not be present with the ARC. बिजनेस के रिवाइवल के लिए बहुत बेसिक या बहुत स्किल्स का जरूरत होता है जो कि ARC के पास नहीं है. तो थर्ड ये प्रॉब्लम फेस कर रही है ARC, रिवाइवल ऑफ बिजनेसेस नहीं हो पा रही है. एंड फोर्थ पॉइंट इज इनएडिक्वेट कैपिटल, जो कि पुअर रिकवर नहीं कर पा रहा है ये लोग कंपनी से ARC, तो फिर इनके पास inadequate capital on ARC due to poor recovery on security receipts. Then lack of जो capital कम होने के कारण lack of capital restricts their ability to aggregate the bad loans of the company at one point. कौन कौन से issues से फेस करने पे पार कर रहा है ARC? First one is aging, second is evaluation of the bad loans, third is revival नहीं हो पा रहा है सही से. Next point is inadequate capital at ARC. Then lack of capital restricts their ability to aggregate the bad loans of the company at one point. ARC क्या है? ARC बैंक से bad loans खरीद लेती है. कैपिटल कहाँ से आता है? क्वालिफाइड इन्वेस्टर से. ARC बदले में उसको क्या दे रही है? सिक्योरिटी रिसीट से. सिक्योरिटी रिसीट का वैल्यू बैड लोन पे बेस्ड होता है. अब नेक्स्ट आता है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड. ये गवर्नमेंट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है. इट इज अ बैड बैंक, NARCL, National Asset Reconstruction Company Limited. It is a bad bank created by government in the form of asset reconstruction company. It will be responsible for valuing the bad loans and aggregate them at one place. इसका public sector bank will have 51% shareholding and rest जो private होंगे उसका 49% will be owned by other financial institution and company. और ये IDRC क्या है? This India Debt Resolution Company. This is asset management company that will manage the bad loans brought by NARCL. And this IDRC, India Debt Resolution Company, tries to recover the value by engaging. इसमें क्या का स्किल्स का कमी आ रहा था एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में. इन दिस केस IDRC है जिसके पास की मार्केट प्रोफेशनल्स एंड टर्न अराउंड एक्सपर्ट्स हैं जो कि मैनेज करेंगे. इट इज अ एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि मैनेज करेंगे बैड लोन्स को brought by a NARCL. A public sector bank will have इसमें 49% shareholding and rest 59% private. जैसे कि ARC में हो रहा था कि ARC बैंक से बैड लोन ले रही थी और इसको कैपिटल कहाँ से मिल रहा था? क्वालिफाइड इन्वेस्टर से, और इस बदले में इसको सिक्योरिटी रिसिप्ट दे रही थी. बट ये जो वैल्यू बेस्ड ऑन इसका जो वैल्यू होगा सिक्योरिटी रिसीट्स का वो भी किस पे बेस्ड था? बैड लोन्स पे. वो कितना रिकवर कर पाती है उसको इतना ही अमाउंट मिलेगा. बट इस केस में क्या है? NARCL में क्या होता है? ये जो कैपिटल लेगी क्वालिफाइड इन्वेस्टर से और बदले में इसको सिक्योरिटी रिसीट देगी, इसका वैल्यू जो होगी ये guaranteed by a government. तो ARC में दो कमियां थी. पहले कि वहां पे कोई प्रोफेशनल स्किल्स नहीं थे टू मैनेज. इस केस में क्या है? IDRC है जो कि मैनेज करेगी, इसके पास मार्केट प्रोफेशनल्स हैं. और दूसरा प्रॉब्लम था ARC में कि इसमें कोई गारंटी नहीं थी सिक्योरिटी रिसीट की कि कितना जितना अमाउंट रिकवर कर पाएगा उतना ही उसको मिलेगा. बट इन केस ऑफ NARCL इसमें गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे गारंटी मिला है क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स को, तो कैपिटल का कोई इशू नहीं रहेगा इस केस में. ओके, तो ये क्या था? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड. ये क्या है? बैड बैंक है क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैल्यूइंग बैड लोन एंड एग्रीगेटिंग एट वन प्लेस.
इसमें पब्लिक सेक्टर का 51% है, प्राइवेट का 49%। मैनेज कौन कर रहा है इसका? एसेट मैनेजमेंट कंपनी इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में जो दो इश्यूज आ रहे थे, दो प्रॉब्लम्स थे, वो सॉल्व कर दिया गया नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में। नेक्स्ट आता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो of India Limited. It was to collect created to collect data from a members that include both banks and other lenders and maintain a record of customer payments of loans and credit card. This information is used to create a credit information. जो भी इससे इंफॉर्मेशन मिला उसको किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है? टू क्रिएट अ क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड क्रेडिट स्कोर। रिपोर्ट एंड क्रेडिट स्कोर्स। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स करेगा बैंक्स को टू इवेलुएट एंड improve loan applications. To strengthen this mechanism, government ने पास किया क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2005। सबसे पहले डेटा कलेक्ट किया गया मेंबर्स से, ठीक है। उसके बाद जो भी डेटा कलेक्ट किया गया उससे बनाया गया क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स एंड क्रेडिट स्कोर, एंड दिस इज यूज्ड टू इवैल्यूएट एंड इम्प्रूव लोन एप्लीकेशंस। और टू स्ट्रेंथन दिस मैकेनिज्म, गवर्नमेंट ने पास किया क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट इन 2005। नाउ लेट्स रीड अबाउट द नॉन परफॉर्मिंग एसेट। दिस नॉन परफॉर्मिंग एसेट refers to those loan where the principal and interest payment have not been paid for more than 90 days. Before 90 days इसको क्या कहते हैं? 90 days से पहले अगर पेमेंट नहीं हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पेमेंट का, तो उसको स्ट्रेस्ड एसेट कहते हैं। 90 डेज के बाद उसको हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलेंगे। बिफोर 90 डेज इट इज स्ट्रेस्ड एसेट। एज वी नो कि जो बैंक है, बैंक का एसेट क्या होता है? जो लोन वो देते हैं वो उनका एसेट है। तो सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड एसेट। स्टैंडर्ड एसेट में नॉर्मल एसेट हो गया, देन स्ट्रेस्ड एसेट। स्ट्रेस्ड एसेट में फर्स्ट पार्ट है इसका स्पेशल मेंशन एसेट 0। ये कितने से टाइम तक? 1 से 30 डेज तक अगर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट नहीं हुआ है 1 से 30 डेज तक, तो वो स्पेशल मेंशन एसेट 0 में आएगा। एंड अगेन 30 डेज ऐड करेंगे हम लोग इसमें, 30 to 60 डेज तक रहेगा तो वो स्पेशल मेंशन एसेट 1 में आएगा। अगेन इसमें 30 डेज ऐड करेंगे तो 60 से 90 डेज तक उसको कहते हैं स्पेशल मेंशन एसेट 2। 90 डेज से ज्यादा होने पे दिस इज कॉल्ड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। Principal amount and interest payment have not been paid for more than 90 days. इसको कहते हैं हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एंड बिफोर 90 days इट इज स्ट्रेस्ड एसेट। एनी लोन जब उसको हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट के कैटेगरी में ले आते हैं, क्लासिफाई करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट में, तब बैंक हैव टू कीप aside a certain provision that is enough liquid to cover for the non-payment of dues. The purpose of this provision is to convince the depositors about the safety of their deposits with the bank. 15% provision रखते हैं जब वो सब स्टैंडर्ड एसेट में आता है। सब स्टैंडर्ड एसेट में कब से कब तक होता है? 90 to 12 मंथ तक। देन डाउटफुल एसेट कब होता है? 12 मंथ to
3 इयर्स तक डाउटफुल एसेट होता है। इसमें कितना प्रोविजो रखते हैं? तो 40%। 40% इन सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में 25% रखते हैं, फिर थर्ड ईयर से 100%। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के 3 टाइप्स है। सबसे पहले सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट कब से कब तक? 90 टू 12 मंथ तक, मीन्स 90 टू 1 ईयर। देन डाउटफुल एसेट, डाउटफुल एसेट इज 1 ईयर टू 3 इयर्स। देन लॉस एसेट, लॉस एसेट इज 3 ईयर से ज्यादा। 3 ईयर से ज्यादा में फिर हम लोग 100% प्रोविजो रखते हैं। एंड सब स्टैंडर्ड में मतलब 90 टू 12 मंथ में 15% प्रोविजो रखेंगे। देन इन डाउटफुल एसेट मीन्स 1 ईयर टू 3 इयर्स, फर्स्ट ईयर में 25%, देन इन सेकेंड ईयर 40%, देन इन थर्ड ईयर 100% प्रोविजो। 90 डेज से पहले क्या है? स्ट्रेस्ड एसेट। स्ट्रेस्ड एसेट में क्या क्या है? स्पेशल मेंशन एसेट 1 टू 30 डेज, SMA 1 30 टू 60 डेज, SMA 2 60 टू 90 डेज। देन नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसमें क्या क्या है? सब स्टैंडर्ड एसेट 90 टू 12 मंथ्स, डाउटफुल एसेट 12 to 12 months to 3 years, then loss asset 3 years plus. Now, provision coverage ratio. This provision coverage ratio is equal to provision plus gross non-performing asset. This ratio जितना ये ज्यादा होगा ये considered, this is considered good. ये 70% PCR is considered as good. Now, reasons of this NAP. Reasons non-performing asset. तो 1991 टू 2001 के बीच में क्या हुआ था? लिबरलाइजेशन, ग्रोथ। इस पीरियड में बहुत सारे फाइनेंशियल स्कैम देखने को मिला। फाइनेंशियल स्कैम्स, जैसे कि अभी एग्जाम्पल हर्षद मेहता स्कैम, ये ऑलमोस्ट लोग आप लोग जानते होंगे अबाउट दिस हर्षद मेहता स्कैम बिटवीन 1991 टू 2001। इस समय बहुत सारे फाइनेंशियल स्कैम्स हुए थे जिसके कारण से जो सेव इस पे भरोसा उठ गया था लोगों का ये स्टॉक एक्सचेंज से। तो जो सेविंग्स थी, जो इन्वेस्टर्स थे, वो सेविंग्स अब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट पे ना लगा करके कहाँ चैनलाइज कर रहे थे? इन चैनलाइज टू बैंक्स, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंजेस से ट्रस्ट नहीं रहा था इन्वेस्टर्स का। ओके, ये तो हुआ 1991 टू 2000 में। देन फ्रॉम 2002 टू 8 इस टाइम पे इंडिया और चाइना को बहुत ही अच्छा पोटेंशियल मार्केट कंसिडर किया जाता था। पोटेंशियल मार्केट इकोनॉमी, एंड इंडिया को चाइना से भी ज्यादा पोटेंशियल इमर्जिंग मार्केट कंसिडर किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी, बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी डिमांड एंड डेमोग्राफी, बहुत सारे से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए इन इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा। फिर 2003 टू 13 बहुत सारे प्राइवेट lending started to infrastructure, and between 2003 to 2013 इसमें 2003 में 3 लाख करोड़ and 2013 में 23 लाख करोड़, there was a 500% growth in infrastructure. मनी कहाँ से फाइनेंस हुआ था? मनी फाइनेंस्ड बाय अ PSB, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। and 2003 to 2008 के बीच में इन्वेस्टमेंट GDP रेशियो जो है दिस इंक्रीज्ड टू फ्रॉम 25% टू 38%। देन 2008 में
क्या हुआ था? Financial crisis. Financial crisis in 2008. Due to this financial crisis, there was a shortage of liquidity. Shortage of liquidity in global market. Liquidity का shortage हुआ कहाँ पे? Global market में. Thereby, this result in the increasing the interest rate. Short term के लिए ही, लेकिन interest rate में increase हो गया. फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2008 में. ड्यू टू दिस शॉर्टेज इन लिक्विडिटी इन ग्लोबल मार्केट. इसी कारण से शॉर्ट टर्म के लिए इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज आ गया. ड्यू टू दिस देयर वाज अ सिग्निफिकेंट आउटफ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट. दिस लेड टू द डिप्रिसिएशन of the currency, and this led to the increasing the cost of debt, that is external commercial borrowing. फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2008 में, जिसके कारण से शॉर्टेज इन लिक्विडिटी इन ग्लोबल मार्केट. देन ड्यू टू दिस इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट. फिर there was a significant outflow of the investment from India. This lead to depreciation of the currency, and this lead to the increasing the cost of the debt, that is external commercial borrowing. As there was shortage in liquidity, तो RBI ने क्या किया? RBI decreases interest rate, and RBI ने interest rate को decrease कर दिया to prevent slowdown in economy, जो कि जिसके कारण से which created a significant inflation, which created. RBI ने क्या किया? इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया, जिसके कारण से बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हुआ. टू कंट्रोल दिस इन्फ्लेशन, नाउ RBI ने अगेन RBI increases interest rate. To control this inflation, RBI increases interest rate, thereby increasing the cost of servicing debt. The interest coverage ratio of the companies fell significantly. Now, what is this interest coverage ratio? Is equal to earning upon interest payments. Interest coverage ratio. In 2013 में बहुत सारे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे वेयर विद द कंपनीज जिसका कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वाज लेस देन 1. लेस देन 1. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है? अर्निंग अपॉन इंटरेस्ट पेमेंट. नाउ द सिस्टमिक रीजंस. The regulatory forbearance policy of the RBI, where the norms of classification of bad loans and the provisioning were not strictly enforced. Then corporate debt restructuring, and the 5/25 scheme. This led to the evergreening of the loans, where good money was thrown to recover a bad money. Then the loss of promoter, जो कंपनी के प्रोमोटर थे
उसका ही इंटरेस्ट खत्म हो गया, लॉस ऑफ प्रोमोटर इंटरेस्ट as once the project got delayed and promoter का interest इसलिए भी खत्म हो गया because उसका they had very less equity invested in the projects. Loss of promoter interest as once the project got delayed and very less equity invested in the project. Then poor corporate governance. In the banks where the loans were given without any adequate due diligence and transparency. Poor corporate governance where loans were given without adequate due diligence and transparency. In many instances, loans जो था वो ऑफर कर दिया जा रहा था without collateral or without following due process due to corrupt practices. Fraud by the promoters. By promoters where promoters siphoned off the money for other purpose. Also, there was lot of the cases of willful default. तो ये था रीजंस फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. सिस्टमिक रीजंस में क्या था कि जो बैड लोन्स थे, बैड लोन्स एंड प्रोविजो था, दे आर नॉट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड बाय आरबीआई. देन corporate debt restructuring and 5/25 scheme led the evergreening loans where good monies were given was given to recover the bad money. Loss of promoter is in promoter का इंटरेस्ट खत्म हो गया प्रोजेक्ट में क्योंकि उसके डिले के कारण एंड क्योंकि उनका बहुत ही लेस इक्विटी इन्वेस्टेड इन प्रोजेक्ट, इसलिए प्रोमोटर्स का इंटरेस्ट खत्म हो गया. देन पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द बैंक्स वेयर द लोन्स जो था वो दे दिया जा रहा था विदाउट एडिक्वेट ड्यू डिलिजेंस एंड ट्रांसपेरेंसी. एंड बहुत बार लोन दिया जा रहा था विदाउट कोलेट्रल और विदाउट following due process due to corrupt practices and due to fraud of promoters. ये तो सिस्टमिक रीजंस हुआ एनएपी के लिए, एनपीए के लिए. नाउ और जो हमने पढ़ा था ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ था बिकॉज ऑफ 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था जिसके कारण से लिक्विडिटी का शॉर्टेज हो गया था इन ग्लोबल मार्केट विच इंक्रीजिंग द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट. दिस लेड टू द सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो फ्रॉम द इंडिया, लेड टू डिप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी एंड दिस इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डेप्ट दैट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग. जिस अब आरबीआई ने क्या किया कि इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया बट इसके कारण से क्या हो गया, सिग्निफिकेंट इन्फ्लेशन हो गया. यहाँ पे इन्फ्लेशन को कम कर टू कंट्रोल दिस इन्फ्लेशन आरबीआई इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट देयर बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द डेप्ट. दिस the interest coverage ratio of the companies failed significantly. In 2013, बहुत सारे most of the NPAs were with the companies with having interest coverage less than 1. Interest coverage ratio क्या है? Interest coverage ratio is earning by interest payment. तो ये था global economic slowdown. For this NPA non performing asset के लिए एक और reason था जो कि governance failure. It was because of policy inaction in matters of land acquisition, environmental clearance. Then Supreme Court ने due to cancellation of telecom licenses and coal licenses. तो इन कंपनीज ने जो भी लोन ले रखा था बैंक से वो सब, तो इन कंपनीज ने लोन ले रखा था बैंक से, तो जब लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस ऑफ टेलीकॉम एंड द कोल
तो फिर ये लोग इस पोजीशन में नहीं थे कि ये लोग जो लोन लिया था इन लोगों ने ये रीपे कर सके, जिसके कारण से बैंक को बहुत लॉस हुआ। तो क्या क्या रीजंस थे, हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो ये गवर्नेंस फेल्यूर, देन सिस्टमिक रीजन था, देन ग्लोबल इकोनॉमिक रीजन एंड द इकोनॉमिक रीजंस, इकोनॉमिक फेल्यूर। तो हमने देखा कि रीजंस, क्या क्या रीजंस थे फॉर एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नाउ द स्टेप्स टू टैकल दिस एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। So first step is recognitions, then resolution, then recapitalization, then the fourth one is reform. So let's start with recognitions. रिकग्निशन में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग रिकग्नाइज करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सा एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रिकग्नाइज करेंगे। तो इसमें क्या है? एसेट क्वालिटी रिव्यू। दिस एसेट क्वालिटी रिव्यू was undertaken by the RBI in 2015 to ascertain the true extent of the NPA problems in the banks. ये कब आया था? Asset Quality Review, this undertaken by the RBI in 2015 to ascertain the true extent of the NPA problem in the banks. दूसरा क्या आया? Creation of the Central Repository of Information on Large Credit. Creation of Central Repository of Information on Large Credit, where all जितने भी lenders हैं, all lenders giving loans above 5 crore rupees, 5 crore had to share information in the loan along with the status of the loans. कोई भी बैंक है, जैसे बैंक बी, ये अगर 5 करोड़ से ज्यादा का लोन देती है तो इसके साथ जो इंफॉर्मेशंस है, इस बैंक के साथ इंफॉर्मेशंस शेयर की जाएगी एंड ऑल्सो द स्टेटस ऑफ द लोन्स। ये है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट, कितना? अबव 5 करोड़ रुपीज। तो रिकॉग्निशन में क्या क्या आया? फर्स्ट आया एसेट क्वालिटी रिव्यू करने का, कब आया था? बाय RBI in 2015. Next, creation of Central Repository of Information on Large Credit. Central Repository of Information on Large Credit में क्या होगा? जो भी बोरोवर का इंफॉर्मेशन है, जो लोन का स्टेटस है, वो सब शेयर की जाएगी बैंक्स के साथ। ओके, तो अब हमने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये एनपीए है। ओके, लोन्स को रिकॉग्नाइज किया कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। अब हम लोग रिजोल्यूशन करेंगे, अब उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो रिजोल्यूशन में क्या है? सेकंड स्टेप होता है रिजोल्यूशन। फर्स्ट क्या था? रिकॉग्निशन, सेकंड है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में क्या होगा? आरबीआई टुक वेरियस स्टेप्स फॉर रिजोल्यूशन ऑफ द बैड लोन्स। सबसे पहले क्या है? जॉइंट लेंडर फोरम। इन दिस जो भी बहुत कुछ बैंक्स दे कम टुगेदर एंड फॉर्म अ फोरम and they together decide on the resolution of the bad loans. In this comprises 75% of creditors by value and 60% by number. तो फर्स्ट स्टेप क्या था जो आरबीआई ने लिया? जॉइंट लेंडर फोरम। इसमें क्या होगा? जो बैंक्स होंगे एक साथ आएंगे और फोरम बनाएंगे, जॉइंट लेंडर फोरम बनाएंगे एंड दे टुगेदर डिसाइड ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ द लोन। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड है स्ट्रेटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग, SDR, स्ट्रेटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग। दिस allowed the bank to convert debt into equity, and take over the company. जो एक कंपनी है इसको टेक ओवर कर लेगी बैंक एंड जो डेब्ट है उसको इक्विटी में चेंज कर देगी। ये है स्ट्रेटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग। इसके बाद आता है S4A। S4A क्या है? स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। It allowed for the conversion of 50% of the debt into equity. स्ट्रेटेजिक डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग में क्या था? ये पूरे को ही डेप्ट को इक्विटी में चेंज कर दे रही है। बट S4A में क्या हो रहा है? 50% जो डेप्ट है उसको इक्विटी में चेंज किया जा रहा है। और जो प्रोमोटर है, सेम प्रोमोटर, इसमें क्या स्ट्रेटेजिक डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग में क्या हो रहा था? जो ओनरशिप था वो मिल जा रहा था बैंक को। बट इन केस ऑफ S4A इसमें प्रोमोटर को ही दिया जाता है चांस टू रिवाइव द कंपनी।
ये दिस इज फॉर द टू प्रोमोट द ऑनेस्ट, टू प्रोटेक्ट द ऑनेस्ट प्रोमोटर। एस फॉर ए में क्या हुआ, 50% डेप्ट को इक्विटी में चेंज कर दिया गया एंड जो प्रोमोटर है सेम प्रोमोटर को चांस दिया जाता है टू रिवाइव द कंपनी। बट इन केस ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग इसको डेप्ट को इक्विटी में चेंज किया जाता है एंड जो ओनरशिप है वो टेक ओवर, बैंक टेक ओवर द कंपनी। ओके, इसके बाद आता है, ये हमने पहला क्या था स्टेप, ज्वाइंट लेंडर फोरम, सेकंड स्ट्रेटेजिक डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग, थर्ड एस फॉर ए एंड now the strict implementation of prompt corrective action framework and promoting asset reconstruction companies. In February 2018, RBI came out with the circular which scrapped all the restructuring scheme and made it mandatory a resolution plan for a loan right from the day of default. But this circular जो 18 में आया था, this circular was replaced by another notification in June 2019 after the Supreme Court judgment on this. According to the new circular, the resolution plan could be implemented after the review of 30 days and through an inter-creditor agreement. The plan is optional, not mandatory. 2018 में जो आया था फरवरी में, उसमें क्या था, मैंडेटरी था वो रेजोल्यूशन प्लान, बट 2019 में जो आया 2019 में जो आया उसमें the plan is optional, not mandatory, and the resolution plan could be implemented after a review of 30 days. After the review of 30 days, through an inter-creditor agreement. Now, in 2016 इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आता है। ये क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इट इज अ लॉ दैट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर अ रिजोल्यूशन। दिस इज अ लॉ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या है, इट इज अ लॉ दैट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर अ रिजोल्यूशन। इससे पहले आईबीसी से पहले क्या था, फॉर द रिजोल्यूशन क्या था, सीका, सीक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985, सीक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, सीका 1985. This attempted to resolve a bad debts through a board for industrial and financial reconstruction. बट इसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, वो थी कि जो कंट्रोल था वो डेबिटर के हाथ में ही था एंड द लैक ऑफ कॉर्पोरेशंस देन इनएडिक्वेट प्रोविजन इन द एक्ट एंड बहुत ज्यादा डिलेज एंड ह्यूज डिलेज, बहुत ज्यादा डिलेज होता था, जिसके कारण से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 आया, जो कि टाइम बॉन्ड है, कितने दिन के लिए, 330 डेज के लिए है। और सबसे पहले ये सबसे बड़ी बात चेंजेस और आई इसमें कि जो कंट्रोल सिका में डेब्टर के पास था, इन केस ऑफ आईवीसी कंट्रोल क्रेडिटर के पास चला गया, क्रेडिटर के पास कंट्रोल। क्रेडिटर में फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन है, जो पैसे लगाता है, ऑपरेशनल जो मटेरियल सप्लाई करता है। तो आईबीसी क्या डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है दो कि इसमें पहला बात की ये टाइम बाउंड है, 330 डेज में कंप्लीट करना है, सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है एंड कंट्रोल जो है क्रेडिटर के पास चला गया इन केस ऑफ आईबीसी। तो इसके 4 पिलर्स हैं, आईबीसी के 4 पिलर्स हैं। सबसे पहला आता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, देन इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, देन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। 4 पिलर्स हैं आईबीसी के। फर्स्ट वन इज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। दिस इज अ क्लास ऑफ regulated persons who play a key role in efficient working in insolvency, liquidation and bankruptcy proceedings. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स फर्स्ट पिलर है। सेकंड पिलर क्या है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। दिस
store a financial information. Financial information. Information utilities, this store financial information about the debtors in an electronic database and resolve all delays and disputes during the resolution. इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखते हैं एंड रिजॉल्व ऑल डिलेज एंड डिस्प्यूट्स ड्यूरिंग द रेजोल्यूशन. सबसे पहला पिलर क्या है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स. सेकेंड आता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज. नेक्स्ट इज थर्ड वन इज एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी. दिस एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी इसमें कॉरपोरेट को रेगुलेट करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल in case of corporate insolvency and debt recovery tribunal in case of individual insolvency. Fourth pillar is Insolvency and Bankruptcy Board of India. It regulates the profession as well as the process. It has regulatory oversight over insolvency professionals, that is IPs, and insolvency professional agencies, information utilities. इसका रेगुलेशन का काम है. रेगुलेटरी ओवरसाइट. तो आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के 4 पिलर्स हैं. फर्स्ट इज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. 4 पिलर हैं. ओके, नाउ हाउ दिस इंसॉल्वेंसी वर्क्स. प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी इन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस. इसमें क्या होता है? लेट्स टेक एग्जांपल कि ये एक कंपनी है जिसने कि पैसा लिया हुआ है. किससे? फाइनेंशियल क्रेडिटर से एंड ऑपरेशन क्रेडिटर से. तो जब डिफॉल्ट होगा, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, तो या तो कंपनी ए जिसने पैसा लिया है या तो जिसने पैसे दिए हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर, दो तीनों में से कोई भी ये लोग ट्रिगर कर सकते हैं आईबीसी को. ये तीनों सबमिट करेंगे एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी. एनसीएलटी क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ये कौन से केस में इसको? ये कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी. कोई भी ए, या तो कंपनी ए जिसने की पैसा लिया है वो, या तो पैसा जिसने दिया है वो सबमिट करेंगे एप्लीकेशन टू एनसीएलटी एंड ट्रिगर आईबीसी. तो जब ये एप्लीकेशन सबमिट होगा एनसीएलटी के पास और ये एनसीएलटी आफ्टर अप्रूविंग दिस एप्लीकेशन तब ये ट्रिगर होगा आईबीसी. देन ये जो कंपनी ए है, दिस कंपनी ए इज ट्रांसफर्ड टू आईपी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. So now the company will be placed under IP or insolvency professional or resolution professionals. Now ये जो insolvency professional है, they are responsible for the management of this company till जब तक कि resolution नहीं मिल जा सकता. जो भी informations है कंपनी का वो IP को कहाँ से मिलेगा, insolvency professionals को कहाँ से मिलेगा? तो information utility से सारे informations मिलेंगे insolvency professionals को. तो अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स क्या कर सकते हैं? वो या तो रिड्यूस कर सकते हैं अमाउंट को. मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे आकर के क्या करता है ये आईपी कि जो ये एक कंपनी है इसको सोल्ड कर दिया जाता है बाय ऑक्शन टू अ न्यू मैनेजमेंट. ऑक्शन फॉर टू अ न्यू मैनेजमेंट. देन यहाँ नाउ जो कंपनी है अंडर आईपी जो आ चुकी है, अब आईपी विल कॉल फॉर अ ऑक्शन और इसमें ये पूछेगा कि इतने अमाउंट का, सम अमाउंट का, लेट्स टेक 100 करोड़, 1000 करोड़ का डेप्ट है, इसको 1000 करोड़ का डेप्ट है. कौन सी कंपनी इसको खरीदना चाहेगी? आइदर बी, सी, डी और ई, एंड व्हाट रिकवरी दे आर गोइंग टू गिव. लेट्स टेक एग्जाम्पल कि अगर बी है सो हमें 500 करोड़ का रिकवरी दे रही है, डी 600 करोड़ का रिकवरी देगी, ई 200 करोड़ का रिकवरी देगी एंड सी 300 करोड़ का रिकवरी देगी. तो यहाँ पे आईपी जो है सो बेस्ट प्लान को सिलेक्ट करेगी.
तो यहाँ पे डी को सिलेक्ट किया जाएगा क्योंकि ये 600 करोड़ का रिकवरी दे रही है, तो द रिकवरी अमाउंट इज 600 एंड जो ओरिजिनल अमाउंट था दैट इज 1000 करोड़। जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं वो बेस्ट प्लान को सेलेक्ट करेगी इसमें से, एंड दिस प्लान इज प्रोवाइडेड टू द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स दैट इज COC, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो जो भी फाइनल प्लान होगा दिस इज प्रेजेंटेड टू कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को या तो वो अप्रूव करेगी ये प्लान को या तो डिसअप्रूव करेगी। अगर अप्रूव करेगी तो देन द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व, एंड इफ नॉट देन लिक्विडेशन मीन्स कि अब जो कंपनी है उसको सेल कर दिया जाएगा। अप्रूव नहीं कर रही है मतलब कि अब जो कंपनी है इसको रिवाइव नहीं किया जा सकता है, तो जो भी इसके एसेट्स है उसको सेल कर दिया जाएगा और जो भी मनी मिलता है वो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द क्रेडिटर्स बाय अ विंडफॉल मैकेनिज्म। तो या तो अगर वो जो कंपनी है नए कंपनी को सेल किया जाएगा, डी कंपनी को सेल कर दिया जाएगा, तो जो भी उससे रिकवरी आएगा वो अमाउंट, या तो फिर अगर नहीं रिवाइव किया जा सकता है इन केस ऑफ लिक्विडेशन, दोनों केस में जो अमाउंट आएगा दैट इज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द क्रेडिटर्स बाय अ विंडफॉल मैकेनिज्म। जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ये प्लान को अप्रूव कर देती है तो फाइनल अप्रूवल किससे लिया जाएगा? फाइनल अप्रूवल बाय अ NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, फाइनल अप्रूवल बाय अ NCLT। इन केस NCLT जो प्लान है उसको अप्रूव नहीं करती है, इन दैट केस कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कैन चैलेंज इन NCLAT, appellate can challenge in NCLAT। सो ये प्रोसेस कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में क्या होता है, जो भी कंपनी है जिसने की पैसा लिया है, किससे लिया है? फाइनेंशियल क्रेडिटर से एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर से। ये तीनों में से कोई भी ट्रिगर कर सकती है IBC को। दे सबमिट द application to NCLT, and after the approval of the application and the trigger of IBC, then the company is put under the IP, insolvency professionals. Then insolvency professionals are now responsible for the management till the resolution। जो भी इंफॉर्मेशन है कंपनी की वो IP को कहाँ से मिलेगी? तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से। देन द IP विल कॉल फॉर ऑक्शन, देन जो भी बेस्ट प्लान होगा कंपनी का उसको IP सिलेक्ट करेगी, एंड दैट प्लान resolution plan presented to a committee of creditors, then committee of creditors can approve it or it can disapprove it। in both the cases जो भी money आएगा that money distributed among the creditors by a windfall mechanism। जो भी final plan होगा that is approved by NCLT। तो क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं अभी इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम में कि जो टाइम बॉन्ड था IBC का 330 डेज, उतने टाइम में नहीं रिजोल्यूशन मिल पा रहा है, वो टाइम पीरियड एक्सटेंड कर जा रहा है, एंड जो रिकवरी अमाउंट है वो बहुत ही ज्यादा कम है। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस PIRP, दिस इज फॉर MSMEs। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही थी? द मोमेंट इंसॉल्वेंसी इज अनाउंस्ड द लॉस ऑफ वैल्यू इज वेरी सिग्निफिकेंट एंड वैल्यू कैन नॉट बी रिकवर्ड इन केस ऑफ MSMEs। इट वाज यूज्ड टू, सो PIRP क्या है? इट इज यूज्ड टू resolve the stressed corporate MSMEs। This involves the resolutions. This involves a direct agreement between creditors and existing owners instead of any public bidding process। This means the existing management retains the control। तो in case of PIRP में क्या होता है? This involves a resolution of debt through a direct agreement between the creditors and existing owners। इसमें कोई डायरेक्ट एग्रीमेंट बिटवीन द क्रेडिटर्स एंड एग्जिस्टिंग ओनर्स। यहाँ पे कोई पब्लिक बिडिंग प्रोसेस नहीं होता इन केस ऑफ PIRP। दिस PIRP allow a Swiss challenge, जिसमें कि जो कोई थर्ड पार्टी, क्रेडिटर्स और ओनर्स के अलावा कोई थर्ड पार्टी could be permitted to submit a resolution plan for a stressed company, and जो ओरिजिनल एप्लीकेंट है would be
have to match the approved plan to or forgo the company. तो PIRP किसके लिए है? MSMEs के लिए है. इसमें क्या होगा? डायरेक्ट एग्रीमेंट between the creditors and existing owners instead of public bidding process. And PIRP this allows switch challenge. तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? टू टैकल NPA, to recognize the bad loans. Then second step is resolution. Now the third step is recapitalization. इसमें क्या है? गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी कैपिटल टू अ पब्लिक सेक्टर बैंक्स थ्रू अ बजटरी सपोर्ट और अ रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स. या तो बजटरी सपोर्ट से या तो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स से. गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी किसको? PSBs को, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को. रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स क्या है? जैसे कि गवर्नमेंट है एंड बैंक्स के पास डिपॉजिट्स होते हैं. तो गवर्नमेंट issued a recapitalization bond to a bank with deposits, and banks given a capital to a government. बदले में क्या मिला इसको? asset that is recapitalization bond. ये जो कैपिटल है, this capital is returning back to a bank and बैंक क्या इशू कर रहा है? गवर्नमेंट को शेयर. ये जो एसेट है रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड, दिस कैन बी इंटरेस्ट पेइंग और इट कैन बी अ जीरो कूपन. दिस हैज टू बी हेल्ड टिल मैच्योरिटी. तो व्हाट आर द रैशनल बिहाइंड दिस रिकैपिटलाइजेशन? तो कौन कौन से तरीके से रिकैपिटलाइजेशन किया गया? वन बाय अ बजटरी सपोर्ट एंड सेकंड बाय अ रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड. रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स के बारे में हमने यहाँ देख लिया. नाउ व्हाट आर द रैशनल बिहाइंड दिस? सो PSB require a fresh capital for a revival of business. First point ये है. Now the second point is capital is required to fulfill a regulatory norms. रेगुलेटरी नॉर्म्स को फुलफिल करने के लिए कैपिटल का जरूरत पड़ेगा. फॉर एग्जांपल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. थर्ड रैशनल इज इट हैज एन इकोनॉमिक कंपल्शन एज एनी फेलियर इन बैंकिंग सिस्टम. अगर कैपिटल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा बैंक को बाय अ गवर्नमेंट, देन ड्यू टू फेलियर इन द बैंकिंग सिस्टम इट कैन लीड टू अ लॉस ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट. That is GDP growth will fall. Fourth point is this capitalization prevent private sector banks from capturing a major share of the market. चार rationale है for recapitalization. First is for the revival of the business. Second is for fulfilling the regulatory norms. Third one is the failure in banking system. This can lead to a loss of economic output. That is GDP growth will fall. Fourth point is to prevent the private sector banks from capturing the major share of market. But there are some arguments against this recapitalization. That is, providing the capital without any reform is the scenario of moral hazard. That is, government is rewarding a failure. And second argument is that there is no guarantee that such behavior will be not repeated in future. तो टू टैकल NPA हमने रिकॉग्नाइज किया बैड लोन्स को, देन रेजोल्यूशन ढूंढा, उसके बाद उसको कैपिटल दिया, रिकैपिटलाइजेशन किया. अब रिफॉर्म की बारी आती. फोर्थ स्टेप इज रिफॉर्म. रिफॉर्म क्या है? इसमें क्या है? टू इम्प्रूव द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ
पब्लिक सेक्टर बैंक्स, द गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एक कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीजे नायक. Now, the PJ Naik committee understood the biggest problem that public sector bank is facing is the dual regulation of government and RBI. As we know that after bank nationalization, कुछ power government के पास चला गया. बैंक नेशनलाइजेशन के बाद आरबीआई के पास कंप्लीट पावर नहीं था टू रेगुलेट अ पीएसबी. कुछ पावर गवर्नमेंट के पास भी आफ्टर बैंक नेशनलाइजेशन. पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आरबीआई का सिंगल हैंडेड कोई पावर नहीं होता है. सिर्फ आरबीआई का पावर नहीं है, इसमें गवर्नमेंट का भी एक्स्ट्रा पावर्स हैं. जैसे आरबीआई का सिर्फ पावर होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक में, कंप्लीट पावर होता है आरबीआई का. पर गवर्नमेंट बैंक पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक में गवर्नमेंट एंड आरबीआई दोनों का डुअल रेगुलेशन होता है पीएसबी में. दूसरा प्रॉब्लम क्या था, जो अपॉइंटमेंट्स हो रही थी पीएसबी में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, वो डिले होती थी एंड स्किल एबिलिटी इज वेरी बैड एंड डिले होती थी अपॉइंटमेंट्स में. ये दो प्रॉब्लम हुए. फर्स्ट की डुअल रेगुलेशन था गवर्नमेंट का आरबीआई का. सेकंड प्रॉब्लम अपॉइंटमेंट में डिले होती थी एंड स्किल का बैड अवेलेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी इज डाइल्यूटेड ड्यू टू, इसमें किसका कंट्रोल है पीएसबी पे, गवर्नमेंट कंट्रोल के कारण अकाउंटेबिलिटी इज डाइल्यूटेड और कुछ भी रॉन्ग डूइंग इज नॉट पनिश्ड in case of PSB due to government control. Next issue is that there is enforcement of external vigilance through CAG, CVC, CBI and etc. And also the PSB have to compile with the RTI Act. तो क्या क्या इश्यूज आ गए कि सबसे पहला इशू जो था वो कि डुअल रेगुलेशन था गवर्नमेंट का आरबीआई का. सेकंड इज अपॉइंटमेंट में डिलेज आते थे, स्किल का एबिलिटी सही नहीं था. देन अकाउंटेबिलिटी वाज डाइल्यूटेड. देन enforcement of external vigilance through CAG, CVC, CBI and PSB also have to compile with the RTI Act. तो जो भी इश्यूज आ रहे थे उसको सॉल्व करने के लिए पीजे नायक कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस किए हैं. सो हम लोग वन बाय वन रिकमेंडेशंस को पढ़ेंगे. तो एज वी नो दैट कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग जो डिफरेंट पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक से, पब्लिक सेक्टर बैंक 1, 2, 3 एंड 4, इसके जो भी शेयर होल्डिंग्स है इसको शिफ्टेड टू एन इंडिपेंडेंट बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट. डिफरेंट पीएसबीज के जो शेयर होल्डिंग थे वो किसके पास थे, गवर्नमेंट के पास. नाउ ये जो है इसको शिफ्ट कर दिया गया टू एन इंडिपेंडेंट बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी जो कि रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट है. इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो डाइल्यूट होगा एंड जो भी शेयर होल्डिंग है वो अब किसके कंट्रोल में है, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी में. अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट सिर्फ इसका सीईओ को अपॉइंट करेगी एंड जो टीम होगी सीईओ की, वो टीम कौन अपॉइंट करेगा, खुद सीईओ ही अपॉइंट करेगा. सो सीईओ ऑफ दिस कंपनी शुड हैव द फ्रीडम टू रिक्रूट इट्स ओन टीम. तो गवर्नमेंट कंट्रोल है वो डाइल्यूट हो गया. तो अब मेजर कंट्रोल किसके पास आ गया है, आरबीआई के पास. मेजर कंट्रोल इज विथ आरबीआई just like a private bank. The employee of this company should be incentivized on the basis of financial return of the public sector bank, and this company should bring the stock to less than 50% and end all the dual regulatory structure. This would also free the banks from the external vigilance and the RTI Act. Based on this committee, government came with two schemes. First is Indradhanush. Second is EASE. Enhanced Access Service
excellence. Government came with two schemes, Indradhanush and Ease. Ease is to improve the digital technology and customer experience. Ease also came with the Ease रिफॉर्म इंडेक्स, जिसमें कि परफॉर्मिंग के बेसिस पे रैंक किया जाता था. ईज रिफॉर्म इंडेक्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी देन टू इम्प्रूव अ कस्टमर एक्सपीरियंस. The objective of these reform is to improve the profitability, customer service and digital capability of the PSBs. Then ease में different versions आए, जिसमें कि latest है अभी ease 5.0. इसमें कि ease 5.0 के एजेंडाज हैं और digitally enable customer offerings, then using big data and analytics, modern technology capabilities, then collaborative and development focused banking, then last fifth one is employee development and governance. इस 5 का पहला एजेंडा है digitally enable a customer offerings, then using big data and analytics, modern technology capabilities, then collaborative and development focused banking, then employee development and governance. In Indradhanush scheme, government came with government set up a bank board bureau, then capitalize, then reduce the stress, de-stress, empower the bank through giving them decision making power, accountability through key performance indicator. अनदर जो कि कमिटी ने रिकमेंड किया था कि चेयरमैन एंड डायरेक्टर पोजीशन सेपरेट किया जाएगा, वो इंद्रधनुष के अंडर किया गया. तो इंद्रधनुष के अंदर क्या क्या हुआ? बैंक बोर्ड ब्यूरो सेटअप हुआ, देन कैपिटलाइजेशन हुआ, देन स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस किया गया बाय प्रोवाइडिंग रिजोल्यूशन, डिस्ट्रेस, देन एम्पावर by giving decision making power, then accountability, then change separating the position of chairman and directors. So कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद दो स्कीम सेटअप किए गए, दैट इज इंद्रधनुष एंड ईज. इंद्रधनुष के अंदर वेरियस सेटअप हुआ, दैट इज बैंक बोर्ड ब्यूरो, देन अकाउंटेबिलिटी, एंड इन ईज वो डिजिटली ईज का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर सर्विस एंड डिजिटल कैपेबिलिटी ऑफ द PSBs. सो हेयर जो हमारा स्टेप्स था टू टैकल अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो खत्म होता है. फर्स्ट स्टेप क्या था? रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज करेंगे हम लोग एनपीए को. देन रेजोल्यूशन होगा, उसमें आरबीआई ने कुछ स्टेप्स ले रखे हैं फॉर रेजोल्यूशंस के लिए. देन रिकैपिटलाइजेशन होगा, रिकैपिटलाइजेशन में बजटरी सपोर्ट से हो सकता है या तो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स के थ्रू हो सकता है. देन इन केस ऑफ रिफॉर्म में क्या हुआ था? एक कमेटी बनाई गई थी टू इम्प्रूव द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स. फॉर दिस गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमिटी, दैट इज पीजे नायक कमिटी. एंड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी, गवर्नमेंट ने दो स्कीम लॉन्च किया, दैट इज इंद्रधनुष एंड ईज. तो यहाँ पे हमारा ये स्टेप्स खत्म होता है. और टू टैकल एनपीए, एनपीए कब बनता है? जब इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट नहीं किया जाए, आफ्टर 90 डेज तक नहीं किया जाए पेमेंट, तब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है. एंड उसके 3 टाइप्स थे, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट.